देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, शानदार शनिवार की रात में अपनी चाची के लड़के योगेश के साथ टूर कर रहा था। हम दोनों होटल में खाना खाने के लिए रुके, लेकिन फिर अचानक बस निकल गई, जिसके चलते हम दोनों बहुत ही परेशान हो गए थे। वैसे तो हम दोनों को घूमने का बड़ा ही शौक था, लेकिन जब हमारी बस निकल गई तो हमारे सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब हम दोनों इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मेरी चाची का लड़का योगेश सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था। ब्लॉग बनाना, फ़ोटो क्लिक करना उसे काफ़ी पसंद थे, जिसके चलते वो किसी भी खंडर जगह पर जाकर अपनी बहादुरी बयां करता था। मुझे भी उसके साथ रहते रहते इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी। इसलिए मैंने योगेश को बोला, भाई एक काम करते हैं, हम वीडियो बनाते हुए पैदल इस रास्ते पर चलते हैं। क्या मालूम आगे जाकर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम अपना कैंप लगाकर आराम कर लें। यूं ही चलते चलते योगेश के मन में अचानक ही ख्याल आ गया कि उसे किसी हॉरर सस्पेंस के बारे में जानना चाहिए, या फिर किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर खतरा हो। आसान भाषा में बोले तो हम दोनों को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं था। इसलिए योगेश ने बोला, एक काम करते हैं, आज हम किसी खंडर जगह पर चलते हैं। तभी इत्तेफाक से अचानक ही हमारी नज़र एक बहुत ही बड़े बोर्ड पर पड़ी, तो हमने देखा कि उसके ऊपर वार्निंग नाम लिखा हुआ था और प्रवेश निषेध लिखा हुआ था। अब ये देखते हम दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। योगेश मेरी तरफ देखते बोला, लगता है हम दोनों को इसी तरफ चलना चाहिए भाई। योगेश की बात सुनकर मैंने भी सोचा कि चलो आज इस तरफ जाकर भी देख लेते हैं कि इस तरफ का कैसा माहौल है। फिर उसके बाद हम दोनों ने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। हालांकि इस चीज़ से हम थोड़ा भयभीत थे कि कहीं आगे जाकर हमारे साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई चोर डाकू ना मिल जाए तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमने किसी तरह से उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हम जैसे जैसे उस रास्ते पर चलते जा रहे थे तो वैसे वैसे पूरा का पूरा रास्ता अपने सन्नाटे को बयां कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक और बड़े से बोर्ड के ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि वहाँ पर किसी गांव के बारे में बताया गया था कि आगे का इलाका काफ़ी डरावना है और वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके लिए ना जाना ही बेहतर होगा। लेकिन जहाँ पर हमें प्रवेश निषेध नाम मिलता है, हम वहाँ जानबूझकर जाते थे। मैंने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। साथ ही योगेश को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि आगे जाकर उसे ऐसा क्या नजर आएगा जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा रखा है। हम दोनों अपने कदमों को तेज तेज पटकते हुए अब उस गांव के बेहद ही करीब पहुंच गए थे। तभी हमने देखा कि वहां पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में हम देख सकते थे कि वहां बहुत ही सारे मकान थे, लेकिन उनमें से एक मकान के अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। हमने जो सोचा था ये गांव तो उससे भी कहीं ज़्यादा सुनसान था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा, टूटे फूटे मकान और टूटी झोंपड़ियां ही नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम पुराने ज़माने में आ गए हैं, जहां पर लोगों के पास सिर्फ झोंपड़ियां ही होती थी। कुछ अमीर लोगों के पास अच्छे मकान होते थे, पर हम चाहते तो इसी वक्त फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते थे। लेकिन एक दो वीडियो बनाने के बाद हम दोनों ने अपना अपना कैंप लगा लिया। इस गांव को देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे तो अपने आप रोंगटे खड़े हो रहे थे। साथ ही योगेश भी यही मान रहा था कि इस गांव में थोड़ा बहुत डर लगना आम बात है। मैंने और योगेश ने उस गांव के अंदर अभी तक पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया था। हमने उस गांव से थोड़ा बाहर की तरफ ही अपना अपना कैंप लगा लिया और उसके अंदर खाना वगैरह करने लगे। दोस्तों, अब तक रात के लगभग 11:30 बज चुके थे और 11:30 का मतलब था हमें अब आराम की ज़रूरत थी। मैंने योगेश से बोला, चल भाई अब मैं भी सोने के लिए जाता हूँ। इस पर योगेश ने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। मैं अभी भी अंदर ही अंदर उस बस वाले को गाली दे रहा था जिसने हमें ऐसे माहौल में अकेला छोड़ दिया था। वो तो सही टाइम पर मैंने अपना बैग नीचे उतार लिया, वरना वो हमारा बैग भी अपने साथ ले जाता। खैर अच्छी बात ये थी कि अब हम दोनों पूरी रात रुकने का जुगाड़ कर चुके थे। हमारे पास जो थोड़ा बहुत पानी वगैरह था वो रात के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर तक फ़ोन पर टिकटिकी लगाए रखने के बाद मुझे भी नींद ने सताना शुरू कर दिया और मेरी भी आंखें भारी होने लगी, जिसकी वजह से मैंने एक छोटी सी चादर ओढ़ी और उन मच्छरों से बचने के लिए
आराम से सोने लगा। थोड़ी देर के बाद अचानक से मुझे एहसास हुआ कि बाहर की तरफ कोई हलचल हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर बुरी तरह से आवाज़ दे रहा है, इसलिए मैं उठकर बैठ गया। तभी मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मैंने योगेश को भी जगा दिया था ताकि कोई जानवर हो तो हम दोनों को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन टॉर्च से दूर दूर तक देखने के बावजूद हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद योगेश ने बोला, क्या यार, तू भी बार बार ऐसे जगा देता है, आराम सोने देना। इतना कहकर वो वापस से लेट गया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने फ़ोन पर टिकटिकी लगाने लगा। थोड़ी देर के बाद खर्राटे मारता हुआ योगेश अपने बिस्तर से एकदम से खड़ा हो गया और अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाने लगा। उसकी गर्दन बिना उसके शरीर के हिले डुले चारों तरफ घूम रही थी और ये देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सनसनी सी मच गई। डर के मारे मेरी हालत भी खराब होने लगी थी। तभी उसने एक भारी और डरावनी आवाज़ में बोला, तुम दोनों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तुम जानते हो तुम किसके एरिया में हो? उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना नज़ारा देखा था। मैंने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अचानक मेरे गाल पर एक जोर की थप्पड़ लगी। जैसे मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि योगेश मेरे सामने ही बैठा हुआ था और मैं आराम से सो रहा था। मेरा फ़ोन मेरे बगल में गिरा हुआ था जिसके अंदर यूट्यूब वीडियो चल रही थी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। फिर उसके बाद योगेश ने मेरे ऊपर चिल्लाते बोला, अरे भाई, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? तू मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है? बार बार इस तरह से चिल्ला रहा है जैसे तुझे कोई भूत उठा कर ले जा रहा है। इस पर मैंने योगेश से कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले भाई। बाद में मैंने योगेश को पूरी बात बताई तो मेरी बात सुनकर वो हंसते बोला, अबे डरपोक, जरूर तूने कोई हॉरर मूवी देखी होगी और इसी वजह से तेरे मन में यही सब चल रहा है, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी कोई भूतिया फिल्म नहीं देखी थी। इसलिए मैंने योगेश से बोला, नहीं भाई, मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं देखी है जिससे मुझे इस तरह का सपना आए। उसके बाद योगेश ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तू पानी पी, मैं ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। योगेश बाहर निकला और वो टॉयलेट करने के लिए चला गया। इधर मैं अभी पानी का घूंट ही पी रहा था कि अचानक ही योगेश भागते हुए वापस से कैंप के अंदर आ गया और हड़बड़ाते बोला, भाई तू काफ़ी हद तक सही बोल रहा था, ये इलाका हमारे लायक नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना आज हमारी खैर नहीं है। योगेश की बात सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके इस डर ने मुझे भी अंदर तक हिला दिया था। मैं पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था। फिर बाद में आकर उसने तो कुछ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद तो मेरे भय की कोई सीमा ही नहीं थी। बाद में मैंने योगेश से बोला, अरे भाई, लेकिन तू बता तो सही, तेरे साथ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर योगेश ने बताया कि उसने बाहर अभी अभी सरकटे को देखा है। इतना कहने के बाद योगेश जोर जोर से हंसने लगा। मेरे अंदर अभी भी बेचैनी बनी हुई थी। फिर योगेश ने एकदम से बोला, भाई तू कितना डरपोक है, फिर से डर गया? लेकिन अब की बार मेरा मन कर रहा था कि मैं एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई योगेश के कान पर जड़ दूं, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और फिर चुपचाप अपने कैंप के अंदर बैठा रहा। अब तो शायद योगेश को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर इसी बीच हम दोनों को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और इस आवाज़ को मेरे साथ साथ योगेश भी महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने जैसे इस आवाज़ को सुना तो पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिखा और वो थोड़ा हड़बड़ाते उठा और बोला, अरे भाई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आसपास कोई बच्चा हो? योगेश की ये बात भी मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी। तभी योगेश से मैंने बोला, एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर देखते हैं कि मामला क्या है। बाद में हम दोनों अपने कैंप से बाहर निकले और गांव के उस छोर की तरफ चल पड़े जिस तरफ से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे ये आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। पर हम जैसे एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक कुआं बना हुआ था और उस कुएं के बगल से ये आवाज़ आ रही थी। मैंने योगेश की तरफ देखते बोला, लगता है ये आवाज़ इसी कुएं के बगल से आ रही है, ज़रूर किसी ने अपनी बच्ची को इस कुएं के पास रख दिया होगा। चल हम आगे चलकर देखते हैं। फिर हमने टॉर्च मारकर देखने की भी कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। अब हम दोनों उस कुएं के पास पहुँच गए जिसके बगल से ये आवाज़ का स्रोत महसूस हो रहा था। पर हैरान की बात ये थी कि अब थोड़ी देर में उस आवाज़ का आना भी एकदम से बंद हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ का एहसास मुझे काफ़ी हद तक हो चुका था कि यहाँ मेरे आसपास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो मुझे और योगेश दोनों को ही परेशान करने में लगी हुई है।
इतने में योगेश ने अपने हाथ से इशारा किया, अरे भाई वो देख। जैसे उसने अपने हाथ से इशारा किया तो मैं उसके हाथ की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर एक छोटा सा कट्टा पड़ा हुआ नजर आ रहा था और उस कट्टे के अंदर कोई चीज लिपटी हुई थी। आसान शब्दों में बोला जाए तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उस कट्टे के अंदर बच्चे को लपेटकर वहां पर सुला दिया हो। तभी मैं और योगेश उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे हमारे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि हम वहां पर जाकर सही कर रहे हैं या फिर गलत, क्योंकि ये एक तो बहुत ही पुराना सा गांव था और ऊपर से किसी ने इस गांव में आकर बच्चे को यहाँ पर फेंका था। हो सकता है पुलिस केस हमारे ऊपर भी हो जाए। इससे पहले हम पूरी तरह से उस बच्चे के पास पहुंच पाते कि तभी अचानक से एक महिला हमारे सामने खड़ी हुई नजर आई। उस महिला ने अपने पूरे चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। फिर अचानक उस महिला को अपने सामने देखकर मैं और योगेश काफी अचंभित थे। लेकिन फिर हमने उस महिला से पूछा, आप इतनी रात को इस भयानक से पड़े गांव में क्या कर रही हैं? पहले तो उस महिला ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर उसने एकदम से बोला, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर हमने उसे बताया कि हम अपने टूर पर घूमने आए थे, इसलिए हमें ये गांव काफ़ी पसंद आया, इसलिए हम आज रात इसी गांव के बगल में रुक गए। दोस्तों, हमारी बात सुनकर उस महिला ने एक डरावनी आवाज़ में बोला, देखो तुम दोनों ने बहुत गलत जगह चुनी है। अब उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई और दूसरी पल जब हमने उस बच्चे की तरफ देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। पर जैसे हमने उस बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना शुरू किया तो एक बार के लिए मेरा बदन पूरी तरह से थर्रा गया। दरअसल मैंने देखा कि वास्तव में उस बच्चे का पूरा शरीर किसी छिले हुए आम की तरह बन गया था। उसके शरीर की खाल गायब हो गई थी, उसके मांस और हड्डियां ही मुझे नजर आ रही थी। एक बात भी काफ़ी नोट करने वाली थी कि जब जब हम उस लड़के की तरफ देखते तो वो औरत और भी ज़्यादा गुस्से में हमसे बात करने लगती। फिर इतने में एक हवा के झोंके से उस औरत का घूंघट एकदम से उतर गया। फिर उसके बाद उस औरत का चेहरा देखते ही हम समझ गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दरअसल हमने देखा कि उस औरत का चेहरा भी बिल्कुल कटा फटा था और वो बहुत ही गुस्से से हमारी ओर घूरे जा रही थी। तभी मुझे कुछ समझ में आया और मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाल लिया। पर जैसे मैंने उस लाइटर को निकाला तो वो औरत जोर जोर से चीखने लगी। तभी मैंने उस लाइटर से उस बच्चे के बगल में जो कपड़ा गिरा हुआ था उसके ऊपर आग लगा दी और देखते ही देखते उस आग ने उस बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो बच्चा हमारी आंखों के सामने जलने लगा। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो महिला सिर्फ चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। और जैसे जैसे उस बच्चे का शरीर जलता जा रहा था तो वैसे वैसे महिला का शरीर भी हवा में धुआं बन रहा था। कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि मैंने किसी आत्मा को मुक्ति दी है और ये सब मैंने बस एक चीज़ सोच समझ कर की थी। थोड़े दिन पहले मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि अगर किसी का मोह किसी दूसरे इंसान से जुड़ा रह जाए तो वो अक्सर उसकी बॉडी के आजू बाजू में ही भटकता रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता। तो ऐसे में मैंने बिना वक्त गवाए उस बच्चे को आग लगा दी। फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा जलकर राख हो गया। तो हमने वहाँ 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं और योगेश तुरंत ही वहाँ से भागते हुए निकलने लगे। हमें डर था कि कहीं कोई दूसरी बला हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। सच कहूँ तो ये सफ़र हमारे लिए इतना ज़्यादा डरावना था कि उस रात को भूल पाना हमारी बस में नहीं था। हम दोनों वहाँ से निकलते हुए एक दूसरे गांव में आ गए और उस गांव में काफ़ी लाइटें थी और जगह जगह पर कुछ दुकानें भी नज़र आ रही थी। खैर मैंने और योगेश ने पूरी रात वहीं पर बिताई और हमने उसी गांव के बगल में अपना कैंप लगाया था। जैसे ही सुबह हुई तो हम दोनों ने अपना कैंप समेटकर एक रेस्टोरेंट की तरफ चलना शुरू कर दिया और फिर हम किसी तरह से अपने गांव पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।